Hello and welcome to the first episode of Quizdom. First of all, am I clearly audible and visible to everyone of you over there? Chaliye. See, we start with today's Quizdom. Quizdom will be a series of quizzes which will be streamed live every week, this time only. Every week means on Wednesday, we are going to meet at 2 o'clock. And herein, we are going to discuss the questions which are OLED based questions, means the questions which are not CLAT based questions. यहाँ पर MCQs are we are going to discuss. And we are going to discuss MCQs basis 1 week. Let's say for this week, when we talk about, we are going to discuss questions ranging from 4th of July till 10th of July. मतलब 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, जो अखबार में जिसका जिक्र हुआ है, उन सारी न्यूज पर डिपेंडेंट दिस क्विज वी आर गोइंग टू टेक एंड गोइंग फॉरवर्ड एवरी वीक, लेट्स से फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल डिस्कस फ्रॉम 11th टिल 17th. तो इस तरीके से हर वीक का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पर एमसीक्यूज जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड विल यू एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज लेट्स से कि अगर कोई बेसिस हम मान के चलें, कोई पैसेज बेस्ड हमारी तैयारी नहीं हुई या पैसेज हमने नहीं देखा था एग्जाम में आता है, बट हैव यू इफ यू डिस्कस दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ आर एमसीक्यूज बेस्ड डिस्कशन, या कि हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी है, तो मे बी विल बी एबल टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द पैसेज. सो दैट इज व्हाई एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट पर से CLAT as well as for other examination तो है ही वो. We start with this quiz. So this is not a Menti based quiz. First of all, it's a normal quiz wherein I'm going to shoot the question, and you'll be given enough time to ponder over it, think over it, and then you need to answer the questions on that. Right? Should we start now? Are you ready? But a live you just started only, Jahad. Don't you worry. We just started the quiz. Okay, chaliye. See, this is the first question, which is India's largest floating solar plant has been commissioned in which of the following state? देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो किन पर्टिकुलर स्टेट में स्टार्ट किया गया, तो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन इज तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज कर्नाटक एंड फोर्थ इज तमिलनाडु. तो दीज आर दी फोर ऑप्शंस. These are the four options which are there before you. So you need to answer it and think over it and answer. Can you answer this question? चलिए, सी, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है कुछ समय पहले तेलंगाना में इट हैज बीन कमीशन, राइट? इट हैज बीन कमीशनड इन तेलंगाना. एंड दिस इज द इवन पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट की हम बात करें तो दिस इज द ओवरऑल फिगर ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट. जो रामागुंडम जो प्लेस है वहीं पर इसे कमीशन किया गया. तो दिस गोइंग टू बी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ आर कंट्री. और इसकी ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट कैपेसिटी इसकी अब हो चुकी है. मतलब बाय 20 मेगावाट कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज, इट इज नाउ 100 मेगावाट कैपेसिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ आर कंट्री. तो आंसर शुड बी तेलंगाना, हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए. क्लियर? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. We go with the second question. तो second question is a simple one. Mostly मुझे लगता है कोई second question आसान आपको लगेगा. Second question says Kempegowda is considered as the founder of which of the following Indian city? Kempegowda जो है वो किस पर्टिकुलर सिटी के फाउंडर कहे जाते हैं? तो ऑप्शंस आपके होते हैं मैसूरू, बेंगलुरु, बेंगलुरु एंड शिवमोगा. इसको पहले शिवमोगा, बैंगलोर, मैंगलोर एंड मैसूर कहा जाता था. ये नाम चेंज करने के बाद में, तो these are the four options before you need to answer who which of the following city है ना, उनके फाउंडर जो है कैंपागोड़ा है रहे हैं. बेटा क्वेश्चंस आर वेरी मच विजिबल टू यू. ओ सेकंड चारवी चावी छवि सॉरी. चलिए लेट्स आई आंसर दिस. अगर आपने थोड़ा सुना हो तो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने सुना हो, इस नाम से होता है. ही वाज फाउंडर ऑफ बेंगलुरु. बेंगलुरु के ये चीफ्टन, मतलब वहां पर सरदार कहा जाता है. तो ही टुक केयर ऑफ बेंगलुरु. वहां के उन्हें सरदार, वहां को उन्होंने उसको गवर्न किया था. एंड ही इज ऑल्सो टर्म्ड इज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर. बैंगलोर के फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है और इनके नाम से वहां का एयरपोर्ट जो है वो भी इन्हीं के नाम से होता है. सो ही इज फाउंडर ऑफ बैंगलोर, है ना. चलिए, we come down to the third question. Beta, should we confine our discussion to the GK only? Better अच्छा रहेगा.
Who among the following recently shown is the prime minister of Israel? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले चेंज हुए हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इसको बोलना चाहिए, उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली? तो दीज आर द फोर ऑप्शन विच आर बिफोर यू. दीज ऑप्शंस आर नफ्ताली बेनेट, येर लैपिड, बेंजामिन नेतन्याहू एंड यहूद ओलमर्ट. ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं. इनमें से एक ने कुछ समय पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, मतलब फॉर टाइम बिंग ऑल्सो, वो भी परमानेंट नहीं बोल सकते हैं, वहां पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की शपथ उन्होंने वहां पर ली है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी योर आंसर? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसेंटली सोन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? देखिए, वहां नफ्ताली बेनेट जो है उन्होंने रिजाइन किया, और उसके बाद में यार लैपिड जो है ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल. एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है यह बने हैं, राइट. तो ही इज बिकम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एंड 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, है ना. 14 प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं कुछ समय पहले, आफ्टर नफ्ताली बेनेट रिजाइन, है ना, उनके जाने के बाद में, राइट. तो आंसर शुड बी बी ओनली इन दिस केस. फाइन, चलिए, ग्रेट. वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जो होती है वो रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग कुछ समय पहले रिलीज की गई थी. आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या कि फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज रिलीज द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? आंसर दिस नाउ. Four options are before you. But I love to teach you here. Okay. Yes, Ministry of Commerce and Industry is the ministry which has released state startup ranking some time back, and Gujarat and Karnataka जो है इन दो states ने इस ranking में top किया है ना. And Gujarat has been recognized as the best performance for third time, तीसरी बार गुजरात को best performance इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है. तो गुजरात और कर्नाटक इसमें टॉप किए हैं. और जो रैंकिंग है दैट इज बीन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डीपीआईआईटी कहा जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उन्होंने इस रैंकिंग को रिलीज किया है. ओके, सो we come down to question number 5. Question number 5 says, which state government will introduce country's first right to health bill in state assembly? किस state government ने ये अनाउंस किया कि they are going to bring this bill which is first bill in India, first right to health bill? कौन से स्टेट इसको रिलीज करने वाले हैं? तो ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. इन चार राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला राइट टू हेल्थ बिल असेंबली में लेकर के आने वाले हैं? The options are मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान. There is not an option at all. But anyway, राजस्थान ने अभी कुछ समय पहले अनाउंस किया है कि they are going to bring along a bill which will give right to health, जिसको बोलना चाहिए right to health वाला बिल जो होता है, first of its kind in India, they are going to bring in some time, which aims to commit the quality and affordable healthcare services through government and private health care. Right. So we come down to question number 6 here. Question number 6 says, Marna Vyazovska became only second woman to win prestigious Fields Medal for Mathematics. जो फील्ड्स मेडल फॉर मैथमेटिक्स होता है, यह इस मैथमेटिक्स का नोबल कहा जाता है, राइट. तो अभी अभी दिस लेडी गॉट दिस, इनको मिला है. आपसे पूछा गया है कि दिस लेडी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनको जो मेडल मिला है यह किस पर्टिकुलर देश से ताल्लुक रखते हैं, राइट. तो द फॉलोइंग कंट्री शी बिलोंग्स टू, राइट. देखिए, दिस लेडी बिलोंग टू द कंट्री इन न्यूज फॉर वेरी लॉन्ग, रशिया यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन से बिलोंग करती हैं. शी इज मारना, एंड शी इज वन ऑफ द विनर्स ऑफ दिस
दिस अवार्ड, फील्ड मेडल जो होता है ये उसकी एक विनर है, इसके अलावा चार और इसके विनर्स रहे हैं। तो शी बिलोंग्स टू यूक्रेन, यूक्रेन की मैथमेटिशियन है एंड शी वॉन दिस अवार्ड। वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। यस, यूक्रेन इज द राइट आंसर, वेरी राइट आंसर, यूक्रेन आपका सही आंसर होना चाहिए। शी इज फ्रॉम यूक्रेन ओनली। ओके, नाउ we come down to question number 7. Which of the following is not one of the banks recently allowed by Defense Ministry to provide financial services to Defense Ministry for overseas procurement of military hardware? अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को मिलिट्री हार्डवेयर या हमको जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, जो हम लोग इसराइल, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस से हम लोग जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब जो सामान खरीदते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो बैंक हैं, अभी कुछ समय पहले बैंक अनाउंस किए गए, चार बैंक अनाउंस किए गए हैं। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द, और ये प्राइवेट बैंक की यहाँ बात की जा रही है, इसके पहले ओनली गवर्नमेंट बैंक जो पीएसयूज बैंक होते थे वो ऑथोराइज होते थे। अभी थ्री प्राइवेट बैंक्स हैव बीन नो गिवन दिस अप्रूवल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बैंक, इनमें से कौन सा वह बैंक नहीं है जिसको कुछ समय पहले अप्रूवल दिया गया है to provide the financial services to defense ministry, right? So HDFC, ICICI, Axis and Kotak Mahindra Bank are the four options given over here. They all are private banks के option है। इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया था, because three approval have been given and one is not among them, एक जो है इसमें नहीं है। तो very right, HDFC, ICICI, Axis, they were given approval. Kotak Mahindra is not part of this group, right? Defense Ministry allowed three private players because earlier only public sector units, public sector बैंक जो होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता था, right? अभी HDFC, ICICI, Axis बैंक are to provide financial services to overseas procurement for military hardware to Defense Ministry. इसमें कोटक महिंद्रा बैंक is not the bank which has been given approval in this regard. So D should have been our answer in this case. Till now only authorized public sector banks were utilized to provide services like issuance of letter of credit and direct bank transfer. Now for the first time private sector banks have been included in this. पहली बार ऐसा हुआ है कि private sector banks को इसका हिस्सा बनाया गया है, right? सो दिस थ्री बिग बैंक जिसको मैंने टॉप थ्री बैंक इनको बोल सकते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्हें दिया गया है, कोटक महिंद्रा इज नॉट वन अमंग देम। We come down to question number 8, and question number 8 says how many eminent personalities are nominated by president on government's recommendation for राज्यसभा। हमको मालूम है राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, 250 सीट्स आर देयर। आउट ऑफ दीज 250 सीट्स सम सीट्स आर देयर जिन्हें प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन बाय गवर्नमेंट मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए? हाउ मेनी सीट्स, how many eminent personalities are nominated by president after the recommendation of government या prime minister? Yes, Shavi, Kotak Mahindra Bank was the right answer. Mayank, you're very much right when you say 12 सीट्स, 12 पर्सनालिटीज जो होती हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं, इन्हें रिकमेंड किया जाता है। और इन्हें इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि दे आर डिजर्विंग इनफ एंड दे बिलोंग टू दिस कैटेगरीज लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो उन्हें राज्यसभा या रिप्रेजेंटेशन के लिए चुनाव की प्रक्रिया के थ्रू ना जाना पड़े। दे शुड नॉट, दे नीड नॉट टू रिक्वायर टू पास द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। So they are nominated by president and they're recommended by government. Out of 250 Rajya Sabha seats, 12 members are nominated members. They are nominated by president. So 12 should have been right answer in this case. यहाँ पर हमारा 12 आंसर होना चाहिए, right? We come down to question number 9. What is the rate of GST applied for the sale of Indian national flag? राइट, अगर नेशनल फ्लैग जो है बेचा जाता है जो वेरियस ओकेजन्स पर, तो उस पर जीएसटी रेट जो होता है वह कितना लागू होता है? योर ऑप्शंस आर 0, 5, 12 और 18। इस पर कितना रेट एप्लीकेबल होता है? यस बेटा, अभी अभी नॉमिनेट किए गए थे, इसमें पीटी उषा को भी नॉमिनेट किया गया है, इलैयाराजा को नॉमिनेट किया गया है। जीएसटी ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग, तो परसेंटेज कितना होता है? मयंक, यू आर वेरी मच राइट अगेन व्हेन यू से 0% जीएसटी। देखिए अगर इंडियन नेशनल फ्लैग को वो होता है, सो देर आर, खैर इसमें डोंट लुक एट दी एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू। 0% जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होता है, मेड बी ऑफ एनी मटेरियल, मेड बी ऑफ एनी जो भी उसमें यूज किया गया हो कंटेंट, बट जीएसटी जो होगा दैट इज 0% इन केस ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। जीएसटी जो होगा उसमें 0% होता है। क्लियर? आगे बढ़े। सो क्वेश्चन नंबर 10 से इज
Which state government is said to become the first state in the country to have exclusive research and development policy? हमारे देश का कौन सा ऐसा स्टेट होगा जो पहला ऐसा राज्य होगा जिनकी इंडिपेंडेंट R&D पॉलिसी होगी? Which is quite should be it's a commendable initiative basically, because we're not a country and states who are like keen on R&D. तो R&D के लिए सब पहला स्टेट पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी आर आंसर? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश. इनमें से कौन सा ऐसा पहला राज्य होने वाला है जिसकी खुद की R&D पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं? The answer should be Karnataka is going to be the first ever state who are going to come with their own R&D policy. जो अपनी खुद की R&D policy लेकर के आने वाले हैं. They are committing about 0.1% of their state GST for R&D, for research and development innovation budget, जो उनका 0.1% of GST वो लोग commit कर रहे हैं. So Karnataka is going to be the first state in our country who are going to have their own R&D policy, an exclusive R&D policy अपनी करने वाले. Then question number 11 says which of the following statement is incorrect? You will be given four statements. These statements are on Shinzo Abe जो जिनका अभी अभी जिनकी हत्या हुई है. So first statement says Shinzo Abe was longest serving leader of Japan. Second says Shinzo Abe became Japanese president for two terms in 2006 as well as in 2012. He was the first person who mooted the idea of Quad in 2007. Fourth option says Shinzo Abe was awarded Netaji Subhas Award in 2022. तो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एंड आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन यू नीड टू कंफर्म द इनकरेक्ट वन. ऐसा ऑप्शन आपको कंफर्म करना है जो कि इनमें से शायद गलत हो, शायद मतलब फॉर श्योर गलत है. The following statement is incorrect one. Be very clear. Whenever you come across such question, whenever you encounter such question, you should be very clear where they're asking incorrect or correct. तो ये incorrect आपसे पूछा गया था. चार statement आपको दिए गए हैं about former uh, leader of Japan. लेकिन no one, okay, Reban, this you are very much right. चलिए, सी शिंजो अबे वेंट ऑन टू बिकम द जापानीज पीएम फॉर टू टाइम्स. मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ही वाज जापानीज पीएम on two occasions, in 2006 as well as in 2005. So he didn't become president. He never became president. He was prime minister there. तो आपको जो second statement दिया गया था उसमें बोला गया था Shinzo Abe became Japanese president. He did become PM didn't in 2006 and 12, but president नहीं बने थे. तो आपका option जो यहाँ पर होना चाहिए था, it should be Japanese PM. तो यहाँ पर incorrect जो होता है Japanese president is incorrect and PM should be our answer over here. Right? चलिए. So question number 12 पर हम आते हैं. Question number 12 says India is aiming to eradicate TB by which of the following year? है ना? India is committed to eradicate TB by which of the following year? और I will give you one hint. India ने जो पहले commitment दिया था उससे पहले ही we are going to eradicate this. So you are being given four options: 2025, 2030, 2035 and 2040. भारत किस वर्ष में टीबी इरेडिकेट करने का उद्देश्य रख रहा है, इन अ वे एक तरीके से उसको पहले हम लोग अचीव कर पाएंगे. तो you're given four options: 2025, 2030, 35 and 40. Question is clear to everyone. India is aiming to eradicate TB by which of the following year? Yes, बेटे. काजल, very much right. When you say 2025 से इंडिया ने कहा था कि by 2030 we are going to eradicate TB, है ना, ahead of 2030. The target set under sustainable development goals के अंदर जो टारगेट दिए गए हैं उसमें भारत का कमिटमेंट 2030 का था, बट नाउ इंडिया इज गोइंग टू eradicate it before 2030, that is in year 2025. By year 2025 हमारी जो हमारे यहाँ जो टीबी केसेस होते हैं वो दुनिया के टोटल टीबी केसेस का अराउंड 25% होता है ना. हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी केसेस इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया. अबाउट 2.6 मिलियन पीपल suffer from TB. But India is committed, we committed in 2030, by 2030 will eradicate, but before that, by 2025 only, we are going to take care of this, eradicate it. Right? Chali.
आगे बढ़ते हैं। 2000 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। द फॉलोइंग इज इंडिया नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल रिलेटेड इश्यूज, है ना। कौन सी ऐसी एजेंसी इंडिया की जो इंटरपोल से डील करती है, बेसिकली दे लायस विद इंटरपोल, राइट। तो नोडल एजेंसी उसे कहा जाता है। सो फर्स्ट इज आईबी, सेकंड इज रॉ, थर्ड ऑप्शन इज एनआईए एंड फोर्थ ऑप्शन इज सीबीआई। तो आउट ऑफ दीज फोर एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज, which of the following agency is the deal with it's nodal agency for Interpol related issues? The following is the nodal agency for Interpol related issues. देखिए, it was in news some time back. This question क्यों पूछा गया? It was in news some time back because India joined Interpol's International Child Sexual Exploitation (ICSC). India became the 60th country to join it, right? And India's CBI Central Bureau of Investigation जो होता है वह नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। इट इन ये दे डील विद इंटरपोल रिलेटेड इश्यूज। तो सीबीआई शुड बी आर आंसर इन दिस केस। सीबीआई इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए। है क्लियर? We come down to question number 14. Which of the following has launched India's first bank to launch? Which of the following became the India's first bank? ऐसा उस क्वेश्चन को अगर रिफ्रेम करें तो which of the following became India's first bank to launch universe बैंक्स मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च, है ना। देखिए, मेटावर्स मतलब इट्स अ रियल वर्चुअल वर्ल्ड। तो वो उसमें एक तरीके से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। सो कौन सा ऐसा पहला बैंक है जिसने अपना यूनिवर्स एक लॉन्च किया, एक मेटावर्स वर्जन लॉन्च किया है? नॉर्मली इन सच केसेस वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सम प्राइवेट बैंक में लाइक एचडीएफसी, आईसीआई और सम मे बी फॉरेन बैंक और सम बिग बैंक इज गोइंग टू बी द pioneer in such cases. But herein you see there you're being given four options: Central Bank of India, Union Bank of India, and State Bank of India. All these four options are public sector banks. So it's quite अपने आप में it's quite amazing, अपने आप में अविश्वसनीय, but public sector bank has taken the initiative and they've launched their version of metaverse. तो यूनिवर्स has been launched by which of the following bank? इनमें से किसने यूनिवर्स लॉन्च किया है? रिसर्च एनालिटिक्स विंग बेटा होता है रॉ। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज आईबी, राइट। अब से यहाँ पूछा, चलिए वी कम डाउन टू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर इट इज बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक बना है जिस जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हुए दे हैव टेकन इनिशिएटिव, दे हैव लॉन्च देयर ओन वर्जन ऑफ मेटावर्स, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में दे स्टार्टेड देयर देयर एक तरीके से वहां पर बैंक उन्होंने ओपन किया वहां पर। तो has launched metaverse virtual launch universe in partnership with टेक महिंद्रा एंड ओपन बैंक। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की बात करें, सैंडबॉक्स अगर आपको थोड़ा समझ में आता हो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से जो आप एंटीवायरस आप देखते हैं तो एंटीवायरस में कई बार एक सैंडबॉक्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि वहां पर अगर आपको कोई सा सॉफ्टवेयर है जिसको रन करना है बट यू डू नॉट वांट टू अफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो उसको सैंडबॉक्स में रन करते हैं। तो सर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उन्होंने इसको लॉन्च किया, वेरिन you can launch a service or an initiative but is not going to affect it is going to take care of a small population या स्मॉल एरिया, सैंपल एरिया को बोलते हैं। तो उन्होंने टेक महिंद्रा के साथ में ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में इस मेटावर्स जो है यूनिवर्स को लॉन्च किया। ओके, सो हियर इन वी फिनिश विद 14 क्वेश्चन, राइट। वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says which of the following journalists was among the 2022 Pulitzer Prize winners in feature photography category? So the options are Sana Irshad Mattu, Nidhi Rajdan, Danish Siddiqui, and Amit Dave are the four options. आपको इनमें से ये बताना है कि विच ऑफ द मतलब देयर वर मेनी विनर्स इन पुलित्जर प्राइज वाली बात करें तो उनमें वन ऑफ द विनर्स फ्रॉम जिसको बुलाना चाहिए, आई वुड गिव यू हिंट, जम्मू कश्मीर से थे। और she was going somewhere. Let's say we come down to answer. She was going somewhere. She was going from Delhi to Paris, and she was stopped at the this airport. Us current became a news, and this lady, Kashmir journalist Sana Irshad Mattu, a Pulitzer Prize winning Kashmiri photojournalist, इनको ये पुलित्जर प्राइज 2022 के लिए दिया गया था फॉर द वे शी कवर्ड कवरेज ऑफ कोविड 19 क्राइसिस के लिए उन्हें अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो शी वॉज सना इरशाद मट्टू was given this Pulitzer Prize 2022. News में इसलिए था कि she was going somewhere and she was not allowed to leave the country. She was like stuck at airport only. So that is why it became a news some time back. Okay. We come down to question number 16. Question number 16 says world's largest
टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर वो प्लेस होती है जहां पर जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको उनको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया था, ट्रेनिंग के ताल्लुक में, फंडिंग के ताल्लुक में उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसे इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेटर कहा जाता है। सो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर की बात की जाए तो किस जगह पर है, आपसे पूछा गया है। तो हैदराबाद, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को एंड शंघाई आर दी फोर ऑप्शंस गिवन टू यू। You need to confirm world's largest technology startup incubator is is located at which of the following place? These are the four options given to you. चलिए देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर इज इन आवर कंट्री ओनली, इट इज इन हैदराबाद एंड सम टाइम बैक इट ओपन इट्स डोर में जून 2000 जून 28 2022 को इसे स्टार्ट किया गया एक तरीके से। इट इज सेकंड फेज ऑफ टी हब वाज फॉर्मली ओपन। इट इज अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर एंड इट इज इन इंडिया, और दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर इसे बनाया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंक्यूबेटर गोइंग पास स्टेशन एफ ऑफ पेरिस, इसके पहले स्टेशन एफ पेरिस में होता था और अब हमारे यहाँ पर। ओके, शंघाई इज नॉट द राइट आंसर। इट इज क्वाइट अमेजिंग, हमको जरा विश्वास नहीं होता है, बट हैदराबाद में सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जो है ओपन किया गया। ओके, so we come down to question number 17. Question number 17 says Women's Hockey World Cup 2002 is being held, it is being organized in which of the following country? दो इंडिया इज नॉट, मतलब इंडिया वाज इट क्रैश्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट आपसे पूछा गया है कि किन देशों में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होना चाहिए, बिकॉज देयर टू नेशंस, है ना। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दिस वुमेन्स वर्ल्ड कप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो इंग्लैंड एंड फ्रांस इज वन ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज द सेकंड ऑप्शन, स्पेन एंड नीदरलैंड्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मलेशिया एंड इंडोनेशिया। किन दो देशों ने मिलकर के, विच टू कंट्रीज आर होस्टिंग वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? कौन से दो देश वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं? फोर ऑप्शंस, आई एम टेलिंग यू दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होना चाहिए, तो दो देश मिल करके होस्टिंग दिस वर्ल्ड कप, राइट। तो सी दीज टू कंट्रीज आर स्पेन एंड नीदरलैंड, जो दो देश हैं, दीज टू कंट्रीज आर होस्टिंग द वुमेन्स वर्ल्ड कप, स्पेन एंड नीदरलैंड्स। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, आफ्टर अ वेरी गुड प्ले, आफ्टर अ lot of good performances, India was crashed out of World Cup. But anyway, the World Cup is still going on. It is being organized at Spain and Netherlands. चलिए, we come down to question number 18, right? Tribals of Mayurbhanj district in Odisha are seeking GI tag for kai chutney. It is made from which of the following options? इसमें देख सकते हैं काई चटनी मयूरभंज उड़ीसा में, मतलब इट्स अ फेमस फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। और उसे जीआई टैग जो होता है उसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि जो काई चटनी होती है यह निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग किससे बनाया जाता है? इट इज मेड ऑफ कोकोनट, फिश, एंड्स और मैंगो। इसके जीआई टैग के लिए अप्लाई किया जा रहा है। आपसे पूछा रहा है कि कहाँ, मतलब किस पर्टिकुलर नो उसके लिए मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो कोकोनट, फिश, एंड्स एंड मैंगो में से क्या आपका ऑप्शन होना चाहिए? देखिए बेटा, वी, यस, वेरी मच राइट, वेरी मच राइट। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, बट इज मेड ऑफ एंड्स। जो चींटियां होती हैं, चींटियों से उसे बनाया जाता है, और उनकी तादाद जो होती है उनको, इट इज वहां पर उड़ीसा में मयूरभंज में बहुत तादाद में पाई जाती हैं। तो चींटियों से वह एक चटनी बनाते हैं एंड दैट इज वेरी फेमस। इट इज मेड ऑफ एंड्स एंड दैट इज बीन अप्लाइड फॉर GI टैग। एंड सेकेंडली उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, मतलब मेकिंग दिस चटनी एंड टेकिंग इट, इट क्योर फ्लू, कॉमन कोल्ड, कफ, है ना, इंक्रीजिंग एपेटाइट, एनहेंसिंग विजन, है ना। इन सब चीजों के लिए ये एक अपने आप में क्योर का काम करता है, इंप्रूविंग विजन के लिए इसे लिया जाता है। तो दैट इट इज बीन अप्लाइड फॉर GI टैग एंड इट इज मेड फ्रॉम एंड्स। इन एंड्स के द्वारा जो होता है, रेड वीवर एंड जो बोलते हैं, उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इट इज क्वाइट फिनोमिनल, क्वाइट
अमेजिंग बट स्टिल इट इज, ये किया जाता है। तो आंसर शुड बी एंड्स ने चींटियों के द्वारा काई चटनी जो बनाई जाती है, इट इज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। We come down to question number 19. Who among the following has won Wimbledon 2022 men's title के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया। So the following is the right answer. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, and Nick Kyrgios. Who among the following has won Wimbledon 2022 men's title? देखिए इट इज 21st टाइटल ऑफ नोवाक जोकोविक का 21वां टाइटल है। ही हैज वॉन 2022 मेंस विंबलडन चैंपियनशिप एंड वुमेन्स में इट वाज एलेना रिबेकिना, है ना, एलेना रिबेकिना ने जीता है। तो दीज आर द टू विनर्स ऑफ विंबलडन 2022। नोवाक जोकोविक का ये 21वां टाइटल है। इट इज 21st टाइटल फॉर जोकोविक, है ना, 21st टाइटल ही हैज वॉन। ये शवि बेटा बिल्कुल राइट, सही है, नोवाक जोकोविक इज द विनर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इंडियंस कैन रिसीव अप टू 10 लाख इन एन ईयर फ्रॉम रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज। द लिमिट अर्लियर वाज, अभी कुछ समय पहले इस वीक आपका न्यूज आपने पढ़ी तो उसमें आया था कि पहले हम लोग कुछ अमाउंट, जो कम अमाउंट था बेसिकली, वो अमाउंट वी कुड टेक फ्रॉम आवर रिलेटिव्स हु आर वर्किंग समवेयर इन यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज। They could send across that much amount of money to us. Now that amount has been increased to 10 lakh rupees. वो अमाउंट को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। कोई रिलेटिव्स अगर आपके होते हैं, वहां काम कर रहे होते हैं, दे वांट टू सेंड अक्रॉस सम मनी टू योर अकाउंट, तो दे कुड डू, राइट, बट यू नीड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज आफ्टर अ सर्टन लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड, राइट। सो नाउ दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज। अर्लियर आपसे पूछा गया था कि इसके पहले इस लिमिट, ये लिमिट हुआ क्या क्या होती थी लिमिट, हाउ मच मनी कुड बी सेंट अर्लियर, राइट। सो ऑप्शंस आर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख। चार ऑप्शन में से आपको कंफर्म करना है कि पहले कितना अमाउंट भेज सकते थे और अब उस अमाउंट को बढ़ा के यानी 10 कर दिया गया। दैट इज वेरी ट्रू। इट इज नॉट इन केस ऑफ फ्रेंड्स, बी वेरी क्लियर, दोस्तों के केस का नहीं है, यहाँ पर हम रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, राइट। दोस्तों के केस में 50,000 तक का अमाउंट जो गिफ्ट माना था, उसके बाद में उसको एक तरीके से इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। सो ऑप्शन इज 1 लाख ओनली। 1 लाख रुपए तक पहले भेजे जा सकते थे, राइट। और अगर 1 लाख से एक्सीड करते हैं तो वी हैड टू कंफर्म द अथॉरिटीज दैट अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टू 10 लाख नाउ। उस अमाउंट को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है और उससे भी 30 दिन में पहले इन्फॉर्म करना होता था। द ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज टू 90 डेज नाउ, और ड्यूरेशन को बढ़ा करके 90 दिन का समय जो है वो कर दिया गया। Previously it was 1 lakh, that has been increased to 10 lakh. Previously it was 30 days, within 30 days you had to inform. Now after around 90 days time has been given for informing it to the authorities, right? हाँ, जो फॉरेन रेमिटेंस जो आता है बेसिकली यहाँ उसकी बात की जा रही है, स्पष्ट एकदम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 says according to QS World University Ranking 2023, which institute ranks number 1 among the Indian universities? भारतीय यूनिवर्सिटीज में किस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 रैंकिंग, तो ओवरऑल तो रैंकिंग दूर है, बट इंडिया के ताल्लुक में देखें तो क्या रैंकिंग, किस इंस्टीट्यूट को सबसे बेहतर रैंकिंग दी गई है? तो ऑप्शन आर IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे जिसको कहते हैं, एंड IIT कानपुर। दी तरफ 4 ऑप्शन। सबसे बेहतर रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस इंडियन यूनिवर्सिटी को दी गई है? इंडिया के ताल्लुक में आपसे पूछा गया है। चलिए, द फर्स्ट रैंकिंग हैज ऑलवेज बीन गिवन टू IISc बैंगलोर को पहली रैंक दी गई है। IISc बैंगलोर हैज गॉट 155th ranking with the score of 49.5 and followed by IIT Bombay with 172 ranking, IIT Delhi with 174। तो सबसे बेहतर रैंकिंग इंडिया के ताल्लुक में अगर देखें तो IISc बैंगलोर जो है उसे दी गई है ना। चलिए, यस बेटा, IISc बैंगलोर इज द राइट आंसर शबी। क्वेश्चन नंबर 22 सेज एज पर न्यू डील, अब डील मतलब एक अग्रीमेंट जो है भारत ने किसी एक देश के साथ किया है, and after this agreement they are set to supply critical materials required for India's electric vehicles, solar power plant and other strategic areas के लिए हमें critical जो material की requirement होती है
वह इंडिया को प्रदाय किया जाएगा, मतलब सप्लाई किया जाएगा। विथ विच कंट्री वी हैव मेड सच डील, किस देश के साथ में हम लोगों ने ये डील की है? तो ऑप्शंस आर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान and South Korea. These are the four options given to you. India has struck a deal with the country. You need to confirm the name of the country, है ना, जिसके साथ में हम लोगों ने ये डील की है. To provide critical materials for solar energy, solar power projects, electric vehicles, and other strategic areas. चलिए, तो ऑप्शन रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया में से अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया हैज मेड अ डील. इंडिया स्ट्रक अ डील विद ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू प्रोवाइड अस material for this critical strategic sectors, right? And they are going to invest around 5.8 million Australian dollars in India in next 3 years in the sector. 5.8 million dollar they are going to invest. So Australia should be our right answer in this case. Clear? Chaliye. Question number 23 says, who among the following will be taking over as India's permanent representative to United Nations? भारत का जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है, न्यूयॉर्क ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें अब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, हु इज गोइंग टू टेक ओवर, मतलब नया कौन उसे कार्यभार लेने वाला है? तो ऑप्शंस आर संजय कुमार वर्मा, रुचिरा कंबोज, गायत्री सार कुमार एंड वीरेंद्र पॉल आर दी फोर ऑप्शंस गिवन टू यू. Beta, there is a time and occasion for shairi and all those things. So I can't come with the a pair of shades for you and you simply say we will take care of that word in some other occasion. Anyways, you answer this question. चलिए, एनीवेज द राइट आंसर शुड बी यस, बी इज द राइट आंसर. इसके पहले जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर इट वाज टी एस तिरुमूर्ति फॉर न्यूयॉर्क ऑफिस, है ना. और उनके रिटायर होने के बाद में नाउ रुचिरा कंबोज जो है, जो कि इंडिया एनवॉय टू भूटान जो हमारे एम्बेसडर थी, और वहाँ शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ, ही इज गोइंग टू टेक ओवर दिस, शी इज गोइंग टू सर्व एज द इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क ऑफिस, रुचिरा कंबोज, है ना. चलिए, वी कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24. अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया, ऑक्टोबस डॉक्ट्राइन वाज इन न्यूज सम टाइम बैक. ऑक्टोबस डॉक्ट्राइन कुछ समय पहले न्यूज में थी. दिस फेमसली अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? ऑक्टोबस डॉक्ट्राइन को कौन सा देश अडॉप्ट करता है? अगेंस्ट किसके अडॉप्ट करता है, दैट स्टोरी एंड ऑल विल सी, बट इफ यू आर अवेयर देन दीज आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू. ईरान, इजराइल, चाइना एंड यूके आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू. आपको ये बताना है कि ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन जो होती है वह कौन सा देश अडॉप्ट करता है. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? द क्वेश्चन इज क्लियर? सी सौरभ, ईरान के अगेंस्ट इस डॉक्ट्राइन को यूज किया जाता है, तो इफ इट इज अ हिंट फॉर यू, ईरान के अगेंस्ट यूज करते हैं, तो राइट आंसर शुड बी इजराइल यूजेस दिस डॉक्ट्राइन अगेंस्ट ईरान. उसको समझ लीजिए क्यों करते हैं. इजराइल एंड ईरान आर लाइक देयर इज लॉट ऑफ होस्टिलिटी बिटवीन दिस टू नेशंस, है ना, इनको होस्टाइल नेशन एक दूसरे के लिए कहते हैं. And Iran becoming a nuclear power, it's a and for Israel in many ways, right? So Israel always want कि Iran should not become a nuclear power. So that is why through their agency Mossad and through various means, they always try to sabotage any action taken by Iran to become a nuclear nation. ईरान किसी भी तरीके से अगर एक न्यूक्लियर नेशन, न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बनना चाहे, तो उसके अगेंस्ट में इसराइल ऑलवेज विल डू समथिंग, एंड दे हैव डन इट many times earlier, right? So that complete doctrine is called octopus doctrine. उसको octopus doctrine कहा जाता है, और वो बोलते हैं कि hit the octopus at its head, not just at the tentacles. मतलब जो tentacles मतलब जो पैर होते हैं छोटे छोटे से octopus के, जो तो उस पर अटैक नहीं करना, hit the head only. That is their policy, that is their strategy, right? So this strategy is called octopus doctrine. It is adopted by Israel and adopted against Iran to make Iran, मतलब to safeguard their interests and to allow not to allow Israel becoming a nuclear nation. So that is what their overall aim is. तो ये जो डॉक्ट्राइन है यह इसराइल अडॉप्ट करता है, और किसके अगेंस्ट अडॉप्ट करता है? इट अडॉप्ट दिस डॉक्ट्राइन अगेंस्ट ईरान ओनली. तो ईरान शुड नॉट बी आंसर, आंसर शुड बी इसराइल ओनली. इसराइल हमारा आंसर होना चाहिए. सो
Which country has decided to pay its male and female cricketers equal match fee from August both at international as well as domestic levels? है ना? मतलब आपको चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, दे आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड. ऐसा कौन सा देश है इन चार में जहां पर क्रिकेटर्स, मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स विल बी पेड एट पार, उन दोनों को बराबर पे किया जाएगा. देयर विल बी नो डिस्पैरिटी इन द पे जो स्केल होता है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अडॉप्टेड दिस थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस बाय 1 अगस्त, 1 अगस्त से कौन सा देश जो है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है. अगर इफ यू नो अबाउट क्रिकेट, इफ यू नो हाउ एथिकल, हाउ वेल न्यूजीलैंड प्लेज, है ना, सो हमें ये आंसर हमें अपने आप ही मालूम होगा. न्यूजीलैंड ऑलवेज बीन अ वेरी, जिसको बोलना चाहिए, proper, they played all the time, ethically they play, and their even behavior conduct is on these lines only. So New Zealand should be our answer in this case. New Zealand ने declare किया है कि from 1st August they are going to pay their cricketers, even if they are playing at international level or domestic level, male female cricketers will be paid accordingly, will be played equally. There will be no डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो राइट आंसर शुड बी न्यूजीलैंड ओनली. न्यूजीलैंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए. राइट. We come down to question number 26. Question number 26 says the outgoing Prime Minister of Britain, Boris Johnson, was मतलब वह उनका प्रोफेशन पहले क्या था. राइट. तो प्रोफेशन, अब वो ऑप्शन है कॉमेडियन थे, जर्नलिस्ट थे, रियलिटी टीवी स्टार थे, या कि ही वॉज एन एक्टर. इनमें से what is the right profession earlier before becoming a politician, before becoming PM? What was the earlier profession of बोरिस जॉनसन जो वहां के ये पीएम है, उनका पहले प्रोफेशन क्या था? We all know he had to resign some time back because so many of his colleagues, so many of his cabinet minister जो उसमें थे, उन्होंने रिजाइन किया है, एंड ही गॉट अ मेजोरिटी अर्लियर, बट नाउ देयर ओन पीपल हैव टर्न अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज फेलियर्स में भी. सो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उनका पहले प्रोफेशन क्या था, व्हाट वाज ही डूइंग अर्लियर. जैसे कि हमने वहाँ यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करी थी, ही वाज अ कॉमेडियन अर्लियर, एंड और ये क्वेश्चन आपसे क्लैट में पूछा भी गया था. तो अकॉर्डिंगली यहाँ अगर पूछते हैं तो हमारा आंसर शुड बी जर्नलिस्ट. ही वाज अ जर्नलिस्ट. ये अपने आप में पहले जर्नलिस्ट थे, देन ही टर्न एंड बिकेम अ पॉलिटिशियन. So Boris Johnson was a journalist, he became a politician, and now he is no more going to be a PM because he has lost his majority, and 41% lawmakers, his own people, expressed no confidence in his leadership and voted against him. Right. Question number 27 says, which state government is renamed dragon fruit as Kamalam? ड्रैगन फ्रूट जो होता है उसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कमलम जो है नाम दिया है? तो इट इज केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात. इन चार स्टेट्स में से किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम दे दिया है? चलिए, दिस इज क्लियर टू क्वेश्चन. क्लियर है बेटे? द नेम हैज बीन चेंज्ड, मतलब उसको लोकल नाम जो भी आप बोल सकते हैं, वो नाम परिवर्तन एक तरीके से दिया गया है. तो ड्रैगन फ्रूट इज विल बी नोन इन दिस स्टेट एज कमलम. विच स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट? आपसे किस स्टेट की बात की जा रही है? दैट इज दिस वाज. देखिए, नाम साउंड करता है कि इट शुड बी केरला या कर्नाटक या तमिलनाडु, एंड बिकॉज वो नाम इस तरीके साउंड कर रहा है, बट द आंसर इज गुजरात. गुजरात ने कुछ समय पहले ड्रैगन फ्रूट को कमलम जो है नाम दिया गया, एंड टेकिंग क्यू फ्रॉम इट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंकरेज द इसका जो प्रोडक्शन है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकन इनिशिएटिव्स टू इट. तो गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली नेम ड्रैगन फ्रूट कमलम और लोटस and announce incentive for farmers who cultivate it because the prices was going on a higher side. तो उसको अगर कल्टिवेट किया जाएगा, उसको एंकरेज किया जाएगा, तो प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. तो कंट्रोल द प्राइसेस एंड द डिमांड सप्लाई को कवर करने के लिए दे आर टेकिंग वेरियस, इसको सुपर फ्रूट कहा जाता है, तो वेरियस मेजर्स आर बीइंग टेकन टू एंकरेज द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेजिटेबल. ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 says who has been named as India's new Sherpa for G20 नेशन. G20 नेशन के लिए इंडिया की तरफ से नया शेरपा किसे? शेरपा वो होता है जो किसी स्टेट, जो स्टेट हेड होते हैं, जो लीडर ऑफ द कंट्री होते हैं, उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी समिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड शेरपा. तो G20 शेरपा इसके पहले, एनीवे चलिए ऑप्शन देखें तो पीयूष गोयल, अमिताभ कांत, स्मृति ईरानी एंड इंदुभूषण आर द 4 ऑप्शंस गिवन टू यू. राइट.
अभी who is going to become the new Sherpa now, because earlier it was कुछ और थे, यहाँ ऑप्शन में दिए हैं, और अब जो है वो चेंज होने वाले हैं. तो who among the following is going to be the new Sherpa of from India for G20 nations? Is Asta very much right, bete, when you say Amitabh Kant? Because earlier Piyush Goyal used to be the Sherpa, है ना. ये G20 के शेरपा होते थे. अब जो है वो फॉर्मर नीति आयोग चेयरमैन जो है अमिताभ कांत, ही इज गोइंग टू बी न्यू शेरपा फ्रॉम इंडिया फॉर G20 नेशंस, है ना, रिप्लेसिंग पीयूष गोयल. पीयूष गोयल को रिप्लेस करके अमिताभ कांत इज गोइंग टू बी द न्यू शेरपा इन दिस केस. 29 question says Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari approved to draft GSR General Statutory Rules notification seeking comments on proposal to introduce Bharat NCAP. Bharat NCAP. You need to expand NCAP. NCAP क्या होता है, आपको इन चार ऑप्शन में से कंफर्म करना है. Bharat NCAP. तो what is NCAP? NCAP is New Car Assessment Program. NCAP is New Career Assessment Program. NCAP is National Car Assessment Program. या NCAP is National Career Assessment Program. Which of the following is the right option over here? You need to expand NCAP. Yes, बेटे, वेरी गुड. तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर फॉर दिस, ना. और ये जो जो व्हीकल्स होते हैं, उनका उनका टेस्टिंग किया था, क्रैश टेस्टिंग की जाती है कि किसी कंडीशन, किसी आपदा में हाउ वेल उनका एंड्योरेंस लिमिट, जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाउ हाउ लॉन्ग दे कैन एंड्योर. तो इट वुड अकॉर्ड व्हीकल्स अ स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन क्रैश टेस्ट जो होते हैं, उनमें जो उनका परफॉर्मेंस होगा उसकी रेटिंग दी जाती है इसमें, राइट. तो दैट वाज सम टाइम बैक अनाउंस बाय नितिन गडकरी ने, कुछ समय पहले से अनाउंस किया था. क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं. आपने टर्म बेसबॉल कई बार सुना होगा बीच में, राइट. वो रिसेंटली इन न्यूज. सेम वाज यूज्ड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. इनमें से किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, किस पर्टिकुलर खेल की बात की जा रही है यहाँ पर, इसमें बेसबॉल का बार बार प्रयोग अभी कुछ समय पहले हुआ था. अगर आप न्यूज पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पर इसका जिक्र बार बार हुआ. यू नीड टू कंफर्म विच विथ विच पर्टिकुलर स्पोर्ट दिस टर्म इज रिलेटेड. ये टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस खेल से इसका ताल्लुक है. चलिए, सी, बेसबॉल हैज बीन इन यूज, और इसमें कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, टर्म आपने बार बार पढ़ी होगी. दिस टर्म इज बीइंग यूज फॉर क्रिकेट. क्रिकेट के ताल्लुक में इस टर्म को यूज किया जा रहा है. और ये जो टर्म है, बेसिकली इट्स अ स्ट्रेटजी, इट्स एन एग्रेसिव स्ट्रेटजी विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय इंग्लैंड्स न्यू कोच ब्रेंडन मैकुलम, जो है, जो कि पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर हुआ करते थे. he has become England's new coach and he has taken this new strategy जो उन्होंने अडॉप्ट की है. and because of this new aggressive strategy जिसको बोल दी जाए, England is performing well and they went on to for a streak of 4 consecutive wins. 4 लगातार विन उन्होंने की है. तो बेसबॉल इज देयर न्यू टर्म. इट्स अ स्टाइल ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वेरी वेरियर बोल सकते हैं, new coach Brandon McCullum. So the term is being used in terms of Brandon McCullum's strategy in cricket for some time, which has been adopted by England and successfully, adopted by England, right? Question number 31 says G20 foreign ministers meeting was recently held in which of the following place? कुछ समय पहले G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें एस जयशंकर ही वेंट देयर. सो मनीला, बैंकॉक, Bali and Malé are the 4 options given to you over here. इनमें से कहां पर G20 summit या G20 और summit foreign ministers meeting जो होती है, foreign ministers meeting happened at which of the following place some time back in which our foreign minister अजय शंकर उसमें शुमार हुए थे, वहां गए थे. Yes, Ram, you're very much right, बेटे. आस्था, राम, सुयश, sorry, Astha and Ram are very much right. Suyash beta, Chavi, you're also right. राइट, द राइट आंसर शुड बी बाली. बाली में कुछ समय पहले जिस G20 समिट, इंडोनेशिया बाली, वहां पर G20 समिट हुई थी एंड आर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड दिस, है ना, और वहां उन्होंने विजिट किया था. इट इज बीइंग हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया. जो प्रेसिडेंट है अभी, उनकी प्रेसिडेंसी में ये मीटिंग जो है वो हो पाई. क्वेश्चन नंबर 32 से समृद्ध
इट इज नॉट समृद्धि बेसिकली, इट इज समृद्धि, है ना. Was poverty elevation program of which of the following country? This country is in news for all the wrong reasons these times. So, which of the following country has adopted this poverty elevation program sometime back? India, Sri Lanka, Indonesia, or Nepal? है ना. अब वो देखते में साउंड समृद्धि करता है, बट स्पेलिंग इज SAMURDHI. इट वाज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ना, गरीबी उन्मूलन एक प्रोग्राम उसको बोल सकते हैं. एंड दिस वाज अडॉप्टेड सम टाइम बैक. विच कंट्री हैड अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? किस किस कंट्री ने प्रोग्राम अडॉप्ट किया था? When I say the country is in news for the wrong reasons, so it's a great hint for you. Dasna very much right. Sri Lanka is the country which adopted this particular strategy wherein they were be giving 900 rupees. मतलब rupees के ताल्लुक में 900 या Sri Lankan rupees के ताल्लुक में they were 4,000. They were giving this much of money for poverty elevation, which is very much inefficient. जो अपने आप में कम है, then अब तो खैर सबसे हालात देखते हैं श्रीलंका के, it's become a इसको बोलना चाहिए recoverable condition लोग आ चुके हैं, है ना. So the country was Sri Lanka. They adopted this Samurdhi scheme for poverty alleviation. Right. Come to question number 33. Which of the following group of people are part of rare large protest in China recently? Rare large protest in China क्यों बोलते हैं? Because China में protest is not something which is palatable by their authorities. वहाँ protest होते नहीं है. But कुछ समय पहले चाइना में there people are protesting. है ना? That is why it's rare. People protesting in China is quite a rare thing. So which of the following group of people are part of rare large protests in China which happened recently? अब ये लोग कौन है? They are farmers, they are depositors, they are teachers, or they are investors. Clear with the question? There are some protests going on in China. There are some group of people going for the protest. You are being asked which group of people, कौन लोग हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बेटा उधर तो ऑप्शन ही नहीं दिया चाहत मैंने, है ना. यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? फार्मर्स, डिपॉजिटर, टीचर्स और इन्वेस्टर्स. देखिए समझिए, जैसे हमारे यहाँ बैंक कई सारे जिसको बोलना चाहिए कई बार कुछ इशू होते हैं बैंक में, उनके डिपॉजिटर्स के पैसे जो है वो रुक जाते हैं, उनको पैसा निकालना नहीं अलाउ होता है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मेनी बैंक्स इन चाइना, है ना. और वहां पर जो डिपॉजिटर्स हैं दे आर नॉट अलाउड to withdraw money from their own accounts, and that is the reason many people they are protesting in China. और इसका इसका जो ये हो रहा है उसका बिकॉज ऑफ द वेरियस रिस्ट्रिक्शन, कोविड 19 रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं, और जो वहां पर उसके बाद में रिपरकशन जो उसके हुए हैं, जिस तरीके से वहां की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा है. Various banks have suffered it, and because banks are suffering, people related to it, people are not allowed to withdraw their deposits, I told. So they are protesting. उस ताल्लुक में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. These protests are कुछ कुछ एग्रेसिव प्रोटेस्ट भी वहां पर किए जा रहे हैं, है ना. सो दैट इज वाई डिपॉजिटर शुड बी द टर्म. डिपॉजिटर्स ऑफ 4 रूरल बैंक इन दिस सेंट्रल प्रोविंसेस जो है वहां पर दे वर नॉट एबल टू विड्रॉ देयर फंड्स सिंस अप्रैल, तो उसके बाद में दे वेंट फॉर वेरियस प्रोटेस्ट. तो ये डिपॉजिटर्स हमारा यहाँ पर आंसर आना चाहिए, है ना. चलिए, we come to question number 4, 34. Question number 34 says Lisbon Declaration is related to which of the following? Lisbon Declaration न्यूज में देखा हो आपने, तो लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एयर, ओशन, फॉरेस्ट और वेटलैंड्स. चलिए, देखिए लिस्बन डिक्लेरेशन जो है कुछ समय पहले ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था. दैट ओशन कॉन्फ्रेंस वाज held in Lisbon some time back, और उस डिक्लेरेशन ओशन जो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें दिस डिक्लेरेशन वाज साइंड टू सेफगार्ड टू प्रिजर्व द ओशंस रिलेटेड जो उनसे इकोनॉमी होती है. So committed to follow science-based innovative actions on urgent basis. They also recognize developing countries, particularly small islands, developing states, and least developed countries need assistance and for capacity building to deal with this phenomena. So Lisbon Declaration is related to ocean conservation, है ना.
So that was adopted by 198 nations. So that is called Lisbon Declaration is related to oceans. We are here with our last question. Our last question says, which state topped the ranking for the implementation of National Food Security Act? जो 2003 में लाया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ओडिशा, यूपी, गुजरात एंड केरला आर दी फोर ऑप्शन. तो ये 2013 में लाया गया था. वेरी सॉरी. लास्ट क्वेश्चन मेरे. चलिए, this state top the ranking index for implementation national security food security act. तो इट वाज ओडिशा. ओडिशा जो स्टेट है उन्होंने ये रैंक में टॉप किया था. इट वाज फॉलोड बाय यूपी एंड आंध्र प्रदेश. और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट और बाकी हिमालयन स्टेट्स के हिसाब से देखें तो त्रिपुरा गॉट द फर्स्ट रैंक ओवर हियर. राइट. So herein we finish with 35 questions. All these 35 questions, if you ask me next time around how to prepare for these questions, I would say if you're reading newspaper well, you're reading the Hindu, Indian Express, and all the जो आपको रिकमेंड किए गए अखबार है उसमें से अगर हम नोट्स बनाते हैं, you keep solving various MCQs, you will be able to answer these questions too, right? So we are going to meet again next week at 2 o'clock, and we are going to come with again a new set of 35 questions. All these 35 questions are very much there in your normal resources you go for, and hopefully next time we meet, you'll be able to perform better over here. Okay, so herein I sign off with my today's session. We are going to meet next time around. Again, thank you very much for being here. Thanks a lot. Bye.